Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about my complete B.Ed teaching experience as a commerce trainee. एज अ कॉमर्स ट्रेनी मैंने B.Ed ट्रेनिंग के दौरान जिस स्कूल में मुझे पढ़ाने के लिए भेजा गया था वहाँ मैंने क्या पढ़ाया, क्या सारी चैलेंजेस फेस करी मैंने पढ़ाने के दौरान, और कौन से क्लासेस मिले थे मुझे पढ़ाने के लिए, क्या थी मेरी टीचिंग सब्जेक्ट या पेडागोगी सब्जेक्ट्स थी वो मुझे कैसे मिली थी, कौन सी क्लासेस, कौन सी पोर्शन, कौन से सिलेबस या क्या चैप्टर्स आपको मिलते हैं पढ़ाने के लिए, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे हम जब हम टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं तो, और क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सीनियर टीचर को रिपोर्ट कैसे करेंगे हम, और आपको पढ़ाने के पहले अपनी कंटेंट को प्रिपेयर कैसे करना पड़ता है, इन सारी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने B.Ed एंड M.Ed कर रखा है। जब मैंने B.Ed किया था तब B.Ed 1 ईयर का कोर्स था, अभी फ़िलहाल B.Ed 2 इयर्स का कोर्स है, डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। बट जब मैंने B.Ed किया था तो B.Ed 1 ईयर का कोर्स था एंड इट वाज at that time also it was super active course। बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड एग्जामिनेशंस, असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्टिव कोर्स है ये। और हमारे टाइम पे भी एक्टिविटीज़ जो थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी जो अभी 2 ईयर के कोर्स में है। हमारे टाइम पे जब B.Ed 1 ईयर का था तो हमें 40 डेज़ के लिए किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कॉमर्स से किया है। ग्रेजुएशन में मेरी जो ऑनर्स थी वो अकाउंट्स ऑनर्स थी। देन मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में M.Com में, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन में, मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो फाइनेंस थी। एंड मैंने पहले ग्रेजुएशन किया है, देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देन B.Ed किया है एंड देन M.Ed किया है मैंने। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको पूरी B.Ed की जर्नी में लेकर नहीं जाऊंगी, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है माय B.Ed जर्नी, जिससे मैंने कंप्लीट B.Ed कोर्स के बारे में आपसे बताया है, सिंस एडमिशन टाइम से लेकर पूरी कोर्स के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी जो मेरी ट्रेनिंग थी, जब मैं पढ़ाने गई थी, टीचिंग प्रैक्टिस की जो मेरी जर्नी थी उस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो हमें जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था उस टाइम हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हमें भेजा गया था उस टाइम हमारे स्कूल में सिर्फ 12th के स्टूडेंट थे। उस 10th के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने एग्ज़ामिनेशंस दिया था, उनकी कॉपी चेक हो गई थी, रिज़ल्ट्स आउट हो गए थे, बट काउंसलिंग एंड एडमिशन की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम। लाइक काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी एंड आफ्टर सम टाइम एडमिशन की भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, बट एट द एग्जैक्ट पॉइंट जब हम लोग पढ़ाने के लिए गए थे उस टाइम सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे उस पर्टिकुलर स्कूल में। मैं 11th-12th की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स स्टूडेंट को 11th-12th को ही पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज़ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो 10th तक उसकी पढ़ाई नहीं होती है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए मेथड पेपर में जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे मेथड पेपर्स के लिए ऑप्शंस रहते हैं। आप अपनी ऑनर्स पेपर को मेथड पेपर 1 बना सकते हैं और किसी भी सब्सिडियरी पेपर को मेथड पेपर 2 बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। बट कॉमर्स वालों के लिए अभी तो फिर भी 1-2 पेपर्स की और ऑप्शंस ऐड हुई है कॉमर्स में, बट जब मैंने B.Ed किया था उस टाइम कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ 2 मेथड पेपर होता था, कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, दैट इज़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में आपको जो भी पढ़ाने को मिल जाए, अकाउंट्स या BST या दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्लासेस आपको जो भी मिल जाए, एंड इकोनॉमिक्स जो कि आप 9th-10th में भी पढ़ा सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमें 10+2 स्कूल मिला था, जहाँ 11th-12th था ऐसा स्कूल मिला था, बिकॉज़ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और सिंस मेरा कॉमर्स भी था तो हमें 10+2 स्कूल मिला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11th के स्टूडेंट्स काफ़ी लेट से आए थे, उनकी एडमिशन की प्रोसेस उस टाइम शुरू नहीं हुई थी, तो वहाँ पर सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स होते थे जब हम लोग पढ़ाने
गए थे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। एंड सिंस 12th क्लास जो होता है वो बोर्ड बैच होता है, ठीक है, तो बहुत कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत डिसिप्लिन तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है ताकि उनके जो रिज़ल्ट्स है वो बहुत अच्छी आए, एक भी क्लास उनका मिस ना हो, किसी भी तरह से उनका जो फाउंडेशन है, जो बिल्डअप है, जो बना हुआ है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। मेनली इस चीज़ को ध्यान में रखकर उनकी पढ़ाई कराई जाती थी वहाँ पे, ताकि किसी भी आउट ऑफ एनी रीज़न उनकी जो क्लासेस है वो सफ़र ना हो, कोई भी चैप्टर में उनकी वीकनेस कहीं पे भी उन्हें वीकनेस फेस ना करना पड़े किसी भी रीज़न की वजह से। एंड सिंस वी आर फ्रेशर्स, जो वहाँ के जो टीचर्स थे जो उन्हें पढ़ाते थे, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाते थे, जो कॉमर्स टीचर थे, वो हमें नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था कि हमारा पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की फाउंडेशंस को वीक नहीं करना चाहते थे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पढ़ाने जाएंगी वहाँ आपको बोर्ड बैचेस मिलने में थोड़ी परेशानी हो, बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता कि जो स्ट्रॉन्ग बेस बनी हुई है 12th क्लास की, उसमें ज़रा सा भी 12th या 10th की उसमें ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्शन आए किसी। तो मेरा प्रॉपरली डेमो हुआ था। लाइक कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि जो कॉमर्स की टीचर थी जो उन्हें वहाँ पढ़ा रही थी, जिन्हें मैंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने बताया कि मैं आपको देखूँगी कि आप कैसा पढ़ा सकती हैं, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आपका कैसा कमांड है, देन मैं आपको क्लास दूँगी। अगर आई फील कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर टीचिंग स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, देन मैं आपको क्लास दूँगी। तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में, जिसे आप डेमो क्लास भी कह सकते हैं, उसमें मैंने क्लास 12th को अकाउंटेंसी पढ़ाया था, जिसमें मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ाया था। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे ऑब्वियसली वो रिलेट कर पाएंगे, जानते होंगे वो इस चैप्टर के बारे में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ाया था और कुछ सिंपल बेसिक चीज़ों का रिवीजन, जो बेसिक फाउंडेशन होती है कॉमर्स की, उसका रिवीजन कराते हुए मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में क्लास में पढ़ाया था। 45 मिनट्स की क्लास थी, जिसमें 40 मिनट्स उनकी जो टीचर थी, जो उनकी स्कूल टीचर थी, क्लास टीचर थी अकाउंट्स की, उन्होंने मेरे क्लास को प्रॉपरली जज किया कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। वो क्लासरूम में पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने कंप्लीट क्लास में मेरी जो भी टीचिंग स्किल्स थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड जो भी सारी स्किल्स वगैरह थी कि मैं किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेज की जो लेवल है, समझाने की जो लेवल है, स्पीड जो है मेरा, या हर एक बच्चों को लेकर मेरा जो भी समझाने का तरीका है, कैसे मैं पूरे क्लास को कम्प्लीटली इन्वॉल्व करके चल रही हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने जज करी। एंड देन उसके बाद ये जब डेमो क्लास हो गया, उसके बाद शी वॉज सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस एंड देन उन्होंने मुझे 12th क्लास को दिया पढ़ाने के लिए। तो मुझे 12th क्लास में बेसिकली 2 चैप्टर्स पढ़ाने को मिले थे। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें पूरा टॉपिक पढ़ाना है या पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक टीचर ने पढ़ाया है, जो स्कूल की पार्टिकुलर टीचर हैं, आपको हो सकता है उसके बाद का कुछ कंटेंट, कुछ पोर्शन या कुछ सिलेबस मिल जाए, या जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो चैप्टर पे आपकी कमांड है, वो आपको वहाँ पढ़ाने के लिए मिल जाए, या हो सकता है कोई सेलेक्टेड टॉपिक आपके टीचर दें आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप जिस टीचर को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उस सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टीचर हैं उस स्कूल के, उनसे आपको उस टॉपिक पे बात करना पड़ेगा। वो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कैसे देखते हैं, ये कम्प्लीटली उन पे डिपेंड करता है। देन मैंने 12th क्लास को अकाउंटेंसी एंड BST पढ़ाना शुरू किया, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। एंड उसके कुछ टाइम के बाद आफ्टर 20 to 25 डेज़, जब 11th क्लास आए, क्योंकि 11th फाउंडेशन बैच होता है, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है स्कूल फैकल्टी के सामने कि फाउंडेशन जो उनका है वो ख़राब नहीं हो जाए किसी फ्रेशर को देके, जिसके बारे में
वो ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो सिंस जो टीचर थी वहाँ की, उन्होंने मेरा डेमो ले रखा था, तो मैंने 11th क्लास को भी जो फाउंडेशन होती है, जो स्टार्टिंग होता है, लाइक कॉमर्स क्या होता है, क्या पढ़ते हैं आप कॉमर्स में, एंड जो बेसिक्स होते हैं, वो मैंने 11th 12th को भी पढ़ाया था, दोनों क्लासेस को पढ़ाया था। एंड देन जो आपका सेकंड में थर्ड पेपर होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, वो आपको 9th 10th 11th 12th मिलेगा। अगर आपको इन केस +2 स्कूल नहीं मिल रहा है, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, या अगर आप 11th 12th को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 9th 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं हर कॉमर्स स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि अपना सेकंड मेथड पेपर इकोनॉमिक्स ज़रूर से रखिए। तो 9th 10th को भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, एंड 11th में इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का होता है, प्लस स्टैटिस्टिक्स होता है 50 मार्क्स का। तो मैंने स्टैट का पोर्शन पढ़ाया वहाँ, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन से मिले थे। इस तरीके से करके ये हुई मेरी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो क्लास 9th एंड 10th में भी जो इकोनॉमिक्स की पोर्शन थी वो सेलेक्टेड थी कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ाना है, ये चैप्टर्स वहाँ के जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, या कुछ पोर्शन डिवाइड हो जाएगा अब दोनों, मतलब वहाँ के जो टीचर हैं और आपके बीच में, कि क्या आप पढ़ाना चाहेंगे, किस पे आपका कमांड है। तो यहाँ पर हो गया बात कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या आपको पढ़ाना होगा वहाँ पर जाके। अब बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में। तो लेसन प्लान आप वो बनाएंगे जो आपको वहाँ पर पढ़ाने के लिए मिलेगा। सपोज़ आपको एक छोटा सा पोर्शन मिल जाता है पढ़ाने के लिए, जिसमें 3 से 4 चैप्टर हैं, कि आपको इतने ड्यूरेशन में ये 3 से 4 टॉपिक्स पढ़ाने हैं, या ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप जिस टीचर को रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक्स आपको कवर करना है, वो आपको पढ़ाना है। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ाना है, मैं कॉमर्स से थोड़ा हट के बता रही हूँ ताकि जनरल में भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए। सपोज़ आप पॉल्यूशन के बारे में किसी क्लास में जाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें क्लास में बता रहे हैं, या बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या पॉल्यूशन को समझाने के लिए आप जिस तरीके की एग्जांपल्स दे रहे हैं, पॉल्यूशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या रीज़न है जिनसे पॉल्यूशन होता है, वो उसका आप एक पार्टिकुलर समरी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ाया कि पॉल्यूशन क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो आप अपने लेसन प्लान में बताएंगे। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बताएं, जो आप पढ़ा रहे हैं वो आप लिखेंगे टीचर्स एक्टिविटी में। एंड देन बच्चों को जब आप लिखने के लिए बता रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को नोट डाउन कीजिए, देन आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स विल राइट इन देयर नोटबुक और कॉपी, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब आप कुछ क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे उसके आंसर कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप जो पढ़ा रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं वो टीचर्स एक्टिविटी कॉलम में जाएगा, और बच्चे जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या बच्चे जो लिख रहे हैं, या बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा। मैं लेसन प्लान का प्रॉपर फॉर्मेट अभी आने वाले वीक में आपको बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और क्या सारे कॉलम्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बनाएंगे, और आपके जो टीचर हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप ड्यूली साइन करवाएंगे, उनको दिखाएंगे। हो सकता है उनको कहीं कुछ लूप होल्स लगे, प्रॉब्लम लगे, हो सकता है आप जो कंटेंट समझा रहे हैं, जिस एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, वो उन्हें सही ना लगे, वो कुछ ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट ऑन करने बोलेंगे। तो आप उनकी जो भी बात है, बेसिकली जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उसको आपको डिसिप्लिन्ड वे में, रिस्पेक्टफुल वे में मानना है, ठीक है। एंड जो भी आप टीचिंग एड्स वगैरह बना रहे हैं, कोई चार्ट पेपर प्रेजेंटेशन या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, वो भी आप अपने रिपोर्टिंग टीचर को वहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। और हर दिन की जो लेसन प्लान और टीचिंग एड्स है वो आप अपनी टीचर से सिग्नेचर करवाते रहेंगे, वो साइन करेंगे, आप पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि टीचर नहीं आए हैं या 1-2 दिन की लीव पर है, तो जब वो आएंगे तब आप अपनी लेसन प्लान साइन करवा सकते हैं उनसे, बट आपको लेसन प्लान ज़रूर से सिग्नेचर करवाना है, तभी आपके लेसन प्लान की वैल्यू है। जो आपके हेड हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे साइन ज़रूर कराना है। ये तो हो गई पढ़ाने की बात कि क्या पोर्शन आपको मिलता है, या
कैसे आपको पढ़ाना है। मेनली जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लास को पढ़ा रहे हो तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो। जहाँ आपको नहीं पता है एक बार को आप पूछ सकते हो अपने रिपोर्टिंग टीचर से, बट गलत आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 10th 11th 12th क्लासेस जो होती हैं, 9th 10th 11th 12th जो हायर क्लासेस होती हैं, वो उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो फॉर द सेक ऑफ इम्प्रेशन एंड फॉर द शेक ऑफ एनीथिंग आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत बिल्कुल भी मत पढ़ाइए। इससे बेटर ये होता है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने सीनियर टीचर्स से, जो रिपोर्टिंग टीचर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को हैंडल करने के बारे में। इस पर भी मैं एक सेलेक्टेड वीडियो बनाऊंगी। देखिए, जब आप सीनियर क्लासेस को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं कुछ कुछ जगह पर। कई बार सीनियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, इनडिसेंट होते हैं, या क्लास डिस्टर्बिंग होते हैं, या बिहेवियरल नहीं होते हैं। बहुत तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप सीनियर स्टूडेंट्स को हैंडल करने जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। और स्पेशली जब आप 11th 12th को पढ़ाने जा रहे हैं तब आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरी सजेशन बस ये होगी कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अ लिमिट ऑफ स्ट्रिक्टनेस एंड अ लिमिट ऑफ फ्रेंडलीनेस, दोनों का आपको बैलेंस लेकर चलना है। इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपको ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक या मिसबिहेव ना करें, और इतना फ्रेंडली आपको रहना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अननेसेसरी का डरे नहीं आपसे, अननेसेसरी फियर ना हो उनके माइंड में, जिस वजह से वो फ्रैंकली अपनी क्वेश्चंस आपसे ना पूछ सकें, अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व क्लियर आउट नहीं कर पाएँ, या जो भी वो पूछना चाहते हैं या जो भी उनके मन में आपकी किसी भी ट्रेट की वजह से उनके मन में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस को पूछने में। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वो हेजिटेट करेंगे आपसे पूछने में, डरेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप जो पढ़ाएंगे वो उन्हें अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो चुपचाप क्लास में बैठे रहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे आप तो वो बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे। प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्लास, आपकी इम्प्रेशन ख़राब हो सकती है बिकॉज़ आप क्लास नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो आपको बैलेंस लेकर चलना है। मेरे टाइम पे मैं जिस स्कूल में पढ़ाने गई थी वो एक मिशनरी स्कूल था, तो इट वाज क्वाइट डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट। बट कुछ स्टूडेंट्स, एक आध स्टूडेंट जो होते हैं वो हर क्लास में प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मेरे क्लास में भी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स थे, बट मैंने स्टार्टिंग से ही वो एक नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस वाला जो एटीट्यूड था वो मेंटेन करके रखा था, फॉर द शेक ऑफ बिहेवियर, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग मैंने अपने आप को फ्रेंडली वे में रखा था, ताकि किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दें, अगर आप वुड बी टीचर हैं या ट्रेनिंग के प्रोसेस में हैं या आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो भी है, अगर आपका टीचर या टीचिंग से कनेक्शन है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हर स्टूडेंट की जो ग्रास्पिंग लेवल होती है, हर स्टूडेंट का जो कैलिबर होता है वो बहुत अलग होता है। कभी भी किसी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर ना करें, ना ही जज करें, उन्हें उनके लेवल पर ही पढ़ाएं। अगर आपकी पढ़ाई हुई कोई पार्टिकुलर चीज़ 75% ऑफ द क्लास को समझ में आ रही है और 25% ऑफ द क्लास को नहीं समझ आ रही, तो आपको उन 25% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए उस पार्टिकुलर कंटेंट को अलग तरीके से, अलग लैंग्वेज में या अलग मेथड के थ्रू समझाना है। वो आपकी पार्टिकुलर ड्यूटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो हर एक बच्चे को समझ में आए। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट रख सकते हैं, और कैसे उन्हें अलग एग्जाम्पल्स या लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं। ये सारी चीज़ें टीचिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। जो डेकोरम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उन्हें मेंटेन करके रखिए। रिपोर्टिंग टीचर के साथ कोऑपरेटिव
एनवायरनमेंट या कोऑपरेटिव या हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखिए। क्लास में जैसा कि मैंने बताया ओवर फ्रेंडली मत होइए, स्पेशली जो सीनियर एज के बच्चे होते हैं, सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनके साथ, बिकॉज़ वो बहुत इमैच्योर्ड होते हैं। तो आपका ओवर फ्रेंडलीनेस गलत इंडिकेशन भी दे सकता है उन्हें, इसलिए बिल्कुल वो टीचर वाला एटीट्यूड रखिए, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली। प्रॉपर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके क्लास में सबको इन्वॉल्व करके पढ़ाइए, तो आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस की जर्नी रहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो भी ड्यूरेशन है आप एक बार अपनी टीचर से बात कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको क्या पढ़ाना है। अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, लाइक अगर आपको जो रिपोर्टिंग टीचर है उन्होंने कोई कंटेंट या कुछ पोर्शन पढ़ाने का दिया और आपको लगता है कि आपकी उस पर कमांड नहीं है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप टीचर से बात कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जब भी आप पढ़ाने जाएं उसके पहले घर से ज़रूर खुद को प्रिपेयर करके जाएं। चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हों अपने कंटेंट में, खुद समझने में और दूसरों को समझाने में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए घर से अपने कंटेंट को प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और बच्चों का भी टाइम वेस्ट ना हो। रिवीजन करके जाएं, पढ़ के जाएं, प्रॉपर्ली लेसन प्लान को बना कर जाएं, अप टू डेट रहें, सिग्नेचर करवा कर रखें लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स में। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया कि मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे कौन सी क्लासेस मिली थी पढ़ाने को, लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, क्या पर्टिकुलर कंटेंट आपको मिलता है पढ़ाने को, क्लासेस आप कैसे मैनेज करेंगे। ये सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आज की वीडियो में आपके साथ बात करने की कोशिश करी, ताकि अगर आप में से कोई बीएड ट्रेनी हो और वो पढ़ाने जा रहे हो या पढ़ाने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी एक्सपीरियंस मिल जाए। इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट और हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।